तो हेलो बच्चों, मिशन के 47 में आप लोग को स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे 11th क्लास का पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चंस। ठीक है, 11th क्लास का पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चंस बात करेंगे। जो पहले आपको मैंने 100 क्वेश्चंस करा दिया है, ठीक है, 100 क्वेश्चंस पहले मैंने आपको करा दिया है। आज का जो क्वेश्चंस होने वाला है वो 101 से 200 तक होगा। ठीक है, 101 से 200 तक होगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होगा। पॉलिटिकल साइंस 11th क्लास का टोटल जो क्वेश्चंस मैं आप लोग को बताऊंगा वो 300 से 350 क्वेश्चंस बताऊंगा। उससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चंस नहीं पूछेगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस को प्ले करते हैं। उससे पहले अगर हमारे चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 101 में बताया गया है कि मौलिक अधिकार किस भाग में वर्णित है। तो मौलिक अधिकार जो है वो किस भाग में वर्णित है, तो वो भाग 3 में, ठीक है, पार्ट 3 में वर्णित है, मतलब उसमें उल्लेख किया गया है, लिखा गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 में बताया गया है कि संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं। तो संविधान में जो है वो कितने मौलिक अधिकार है, तो 6 हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 में बताया गया है कि मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है। तो मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, अगर मतलब मौलिक अधिकार में कुछ चेंज करना हो या तो कुछ बदलाव करना हो तो वो सर्वोच्च न्यायालय इसका निर्णय ले सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 में बताया गया है कि संविधान में अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है। अनुच्छेद 14 जो संबंधित है वो समानता का अधिकार। ठीक है, मतलब सभी को सामान्य अधिकार दिया गया है। ये आर्टिकल अनुच्छेद 14 में वर्णित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 में बताया गया कि भारत के नागरिक को कितने प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त है। तो क्वेश्चन पहले भी आपने देखा था कि भारत में कितने स्वतंत्रता है, तो 6 है। ठीक है, तो वही भारत के नागरिकों को कितने स्वतंत्रता प्राप्त है, तो वो 6 हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 में बताया गया है कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। तो वो अनुच्छेद 25 से 28। ठीक है, मतलब धर्म से आपको क्या क्या छूट मिला है, धर्म का प्रसार प्रयास कर सकते हैं, आप अपने धर्म को आगे बढ़ा सकते हैं, वो किस अनुच्छेद में वर्णित है, लिखा गया है। तो वो अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक ले। ठीक है, यहाँ आंसर दिया हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 में बताया गया कि न्याय का अधिकार संविधान में किस रूप में प्राप्त है। तो न्याय का जो अधिकार है संविधान में किस रूप में प्राप्त है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संविधान की प्रस्तावना में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 में बताया गया है कि बच्चों और बालकों को खतरनाक युद्धों में काम करने से रोकना कौन सा अधिकार है। तो वो शोषण के विरुद्ध अधिकार है। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है वो संविधान के मौलिक अधिकार में दिया गया, यानी कि पार्ट 3 में दिया गया है कि बच्चों को उद्योग, यानी कि जो कोई भी कम उम्र हो, जैसे कि उसका 18 साल नहीं हुआ है और वो फैक्ट्री वगैरह में काम कर रहा है, तो उसको रोकना, यानी कि उसको नहीं जाने देना, तो वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 109 में बताया गया कि शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। तो वो अनुच्छेद 21 ये के अंतर्गत है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 में बताया गया कि रीट जारी करने की शक्ति किसके पास है। तो सर्वोच्च न्यायालय के पास। ठीक है, मतलब रीट जारी करने की शक्ति किसके पास है, यानी कि आपका जो है ना, आपका जो है जो मौलिक अधिकार है वो छीनने का शक्ति किसके है, तो सर्वोच्च न्यायालय चाहे तो आपका मौलिक अधिकार छीन सकता है। ठीक है, लेकिन अगर आप मौलिक अधिकार अगर सर्वोच्च न्यायालय आपका छीन लेता है तो आप किसके पास जाएंगे, तो आप राष्ट्रपति के पास जाके अपना गुहार लगा सकते हैं कि हमारा मौलिक अधिकार छीन गया। उसकी एक मीटिंग होगा, उसके बाद आपका जो मौलिक अधिकार लागू कर देगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 111 में बताया गया कि समानता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में वर्णित है। तो अनुच्छेद 14 से 18। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में बताया गया कि संविधान के किस अनुच्छेद में जीवन और व्यक्तित्व स्वतंत्रता की गारंटी है। तो अनुच्छेद 21 में। ठीक है, देखिए बच्चों, ये जो क्वेश्चन है ना, संविधान का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप पूरा संविधान पढ़ लेते हैं ना, तो मैं आपको पक्का गारंटी के साथ बता सकता हूं कि आप पूरे भारत के कानून को जान लीजिएगा कि कितने राष्ट्रपति को क्या करने की अनुमति है, वो क्या कर सकते हैं, उनको राष्ट्रपति बनने में कितना टाइम लगता है। तो ये सारा फीचर संविधान में दिया गया है। ठीक है, राष्ट्रपति, न्यायपालिका, कार्यपालिका, प्रधानमंत्री, जितने भी नेता, संसद वगैरह है, क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता
रहता है, आपके पास क्या राइट है, आप किसके तहत आपको सज़ा मिलेगा, ये पूरे संविधान में लिखा गया है। संविधान अगर आप पूरा पढ़ लेते हैं तो आपको कानून के बारे में पूरा नॉलेज हो जाएगा, ठीक है। तो यही मैं सारा स्टूडेंट से बोलूँगा कि आप संविधान पढ़ लीजिए, क्योंकि अपने भारत के कानून के बारे में आपका जानना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 में बताया गया कि नागरिकों को शिक्षा की सुविधा देना किस अधिकार के अंतर्गत है, तो वो सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार है, ठीक है। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 114 में बताया गया कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच किस अनुच्छेद में है, तो किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 19 में है, ठीक है। मतलब क्या बोला है कि आपको बोलने का फ्रीडम किस अनुच्छेद में है, तो वो 19 अनुच्छेद में है, ठीक है। अनुच्छेद 19 में है। यानी कि देखिए 19 अनुच्छेद है ना, उसमें क्या है, तो उसमें जो है ना मतलब 7 टाइप्स है, 6 टाइप्स हो गया, पहले 7 था। जैसे कि आप कहीं भी जाके बस सकते हैं, आप कहीं भी जाके घूम सकते हैं, कहीं भी जाके व्यापार कर सकते हैं। अनुच्छेद 19 देता है आपको राइट, ठीक है, मतलब अधिकार देता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 115 में बताया गया कि किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 25 में है, ठीक है। मतलब आप चाहे तो कोई भी धर्म मान सकते हैं, आपको ये राइट है, आपका ये अधिकार है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 में बताया गया कि अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति संरक्षित करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या बोल रहा है कि अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति संरक्षित करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो देखिए मतलब जिसका संख्या कम है वो अपने संस्कृति को यानी कि अपने धर्म को प्रचार करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो वो अनुच्छेद कितने में है, तो 29 में है। मान लीजिए अगर आपका कोई धर्म है जिसका मतलब कम संख्या है, आप अगर चाहे तो अपना धर्म को बढ़ाना चाहते हैं, तो बढ़ाने के लिए आपको राइट है, मतलब आपका अधिकार दिया हुआ है। तो कौन से अनुच्छेद में दिया हुआ है, तो 29 अनुच्छेद में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में बताया गया कि कौन सा अधिकार न्यायालय में लागू करवाया जा सकता है, तो मौलिक अधिकार। देखिए पहले भी मैंने आपको क्वेश्चंस में बताया कि अगर बाय द वे आपका मौलिक अधिकार छीन ले, वो छीनने का राइट किसके पास है, तो वो संसद कैबिनेट बैठा के आपका मौलिक अधिकार बाय द वे छीन ले तो आप उसे लागू करवा सकते हैं, अधिकार लागू करवाने जा सकते हैं आप, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 118 में बताया गया कि संविधान का संरक्षण किसे कहा जाता है, तो सर्वोच्च न्यायालय का कहा जाता है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का संरक्षक कहा जाता है, मतलब उसका देख रेख करने वाला कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 119 में बताया गया कि मौलिक अधिकारों का निलंबन आपातकाल में किया जा सकता है, तो मौलिक अधिकारों का निलंबन आपातकाल में क्या किया जा सकता है, तो जीवन के अधिकार को छोड़कर, ठीक है। मतलब कुछ बदलाव किया जाता है जीवन के अधिकार को छोड़कर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 120 में बताया गया कि अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है, वो मौलिक अधिकारों की सुरक्षा से संबंधित है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 में बताया गया है कि भारत में आम चुनाव कितने वर्षों में एक बार होता है, तो वो 5 वर्षों में होता है। ये सभी को पता है कि भारत में चुनाव जो होता है वो 5 वर्ष में होता है, आम चुनाव। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 122 में बताया गया कि भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी है, तो चुनाव आयोग की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 123 में बताया गया कि भारत में चुनाव आयोग किस प्रकार की संस्था है, तो किस प्रकार की संस्था है, तो वो संवैधानिक संस्था है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 124 में बताया गया कि निम्न में से कौन सा मत देने का अर्हता है, इनमें से सभी, ठीक है, उपरोक्त सभी, जैसे कि भारतीय नागरिकता, न्यूनतम 18 साल की आयु, मानसिक रूप से स्वस्थ होना। देखिए क्वेश्चन नंबर 124 में क्या बोला है कि निम्न में से कौन सा मत देने का अर्हता है, मतलब कौन सा मत देने का अर्हता है, मतलब नियम है तो भारतीय नागरिक। सबसे पहले आप अगर कोई वोट देते हैं तो आप भारतीय नागरिक होना बहुत ही, मतलब भारतीय नागरिक हैं तभी जाके वोट दे सकते हैं। न्यूनतम आपकी आयु जो है 18 वर्ष होनी चाहिए तभी आप दे सकते हैं। मानसिक रूप से आप स्वस्थ हो तभी जाके आप वोट दे सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 125 में बताया गया कि चुनाव आयोग के अध्यक्ष को क्या कहते हैं, तो चुनाव आयोग के अध्यक्ष को कहते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 126 में बताया गया कि भारत में मतदान का कौन सा तरीका अपनाया गया है, तो वो गुप्त मतदान, ठीक है। मतलब जैसे कि ना किसी को पता चलेगा कि आप किसको वोट दे रहे हैं, ठीक है, ये गुप्त मतदान करना पड़ेगा। यानी कि आपका कोई वोट देख नहीं सकता है, यानी कि जैसे कि आप वोट देने जाते होंगे तो वहाँ पे बॉक्स लगा होगा, ठीक है, मतलब आप किसी को बता नहीं सकते कि हम किसको वोट दे रहे हैं, आपका जो मन है उसको आप वोट दीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 127 में बताया गया कि भारत में पहली बार ईवीएम का प्रयोग कब किया गया है, तो वो
1982 को किया गया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 128 में बताया गया है कि किस संविधान संशोधन ने 18 वर्ष की उम्र में मतदान का अधिकार दिया था। तो वो 61वें संविधान संशोधन हुआ था, उसमें से क्या उसमें बताया गया कि जितने भी 18 वर्ष से अधिक हैं वही जाके वोट दे सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 129 में बताया गया कि भारत में एक व्यक्ति एक मत प्रणाली को क्या कहते हैं। तो वो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। ठीक है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 130 में बताया गया कि निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का निर्धारक कौन करता है। तो वो करता है परिसीमन आयोग। ठीक है, परिसीमन आयोग करता है। निर्वाचन क्षेत्रों का सीमाओं का निर्धारण कौन करता है। तो वो करता है परिसीमन आयोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 131 में बताया गया है कि भारत में लोकसभा की सीटों कितनी है। भारत में लोकसभा की सीटें कितनी है वर्तमान में। तो वो है 543। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 132 में बताया गया कि भारत में राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है। तो वो होता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा। जैसे कि हम जिससे विधायक चुनते हैं ना, वही जो है वो चुनते हैं राज्यसभा सदस्यों को। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 133 में बताया गया कि निम्न में से कौन सा स्वतंत्र प्रत्याशी हो सकता है। तो वो कौन सा हो सकता है। तो वो कोई भी भारतीय नागरिक। ठीक है, कोई भी भारतीय नागरिक आप चुनाव लड़ सकते हैं, स्वतंत्र प्रत्याशी आप हो सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 134 में बताया गया कि राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है। तो वो चुनाव आयोग देता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 135 में बताया गया है कि किस प्रकार का चुनाव तंत्र भारत में लोकसभा के लिए अपनाया गया है। तो वो बहुसंख्यक प्रणाली। इसका आंसर हो जाएगा बहुसंख्यक प्रणाली। जैसे कि किस प्रकार का चुनाव तंत्र भारत में लोकसभा के लिए अपनाया गया है। तो बहुसंख्यक प्रणाली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 136 में बताया गया कि चुनाव आयोग के सदस्य कितने होते हैं। तो वो 3 होते हैं। ठीक, कितने सदस्य होते हैं। तो वो 3 होते हैं। चुनाव आयोग के सदस्य कितने होते हैं। तो वो 3 होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 137 में बताया गया कि भारत में स्वतंत्र चुनाव का मुख्य आधार क्या है। तो स्वतंत्र चुनाव आयोग। ठीक है, मतलब जैसे कि किसी भी प्रकार का कोई दंडित वगैरह ना देकर भारत में स्वतंत्र चुनाव आयोग का मुख्य आधार क्या है। तो मतलब भारत में जो मुख्य रूप से स्वतंत्र होकर सभी लोग वोट दे रहे हैं, उसका मुख्य जो कारण है वो स्वतंत्र चुनाव आयोग है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 138 में बताया गया कि नोटा का अर्थ क्या है। तो नोटा का अर्थ जो है वो किसी को वोट ना देना। ठीक है, नोटा का जो अर्थ है वो किसी को वोट ना देना। देखिए कभी कभी ऐसा होता है ना कि मतलब सभी लोग जो है डबल वोट देते हैं, तो सरकार क्या करता है वहाँ पे नोटा लागू कर देता है, यानी कि कोई वोट नहीं दे सकता। तो बहुत ऐसे जगहों पर नोटा लागू हो चुका है, बहुत ऐसे कंट्री पर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 139 में बताया गया कि चुनाव प्रक्रिया का उल्लंघन करने पर कौन सा कार्रवाई करता है। यानी कि चुनाव प्रक्रिया का उल्लंघन करने पर कौन सा कार्रवाई करता है। तो वो चुनाव आयोग करता है। चुनाव आयोग उसे दंडित कर सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 140 में बताया गया कि मतदाता सूची को अद्यतन कौन करता है। ठीक है, मतलब मतदाता सूची को अद्यतन कौन करता है। तो वो करता है निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी। ठीक है, निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 141 में बताया गया कि भारत की संसद कितने सदनों में मिलकर बनी होती है। तो वो 3 सदनों से मिलकर बनी होती है। ठीक है, तो कौन कौन से सदन। तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 142 में बताया गया कि लोकसभा को क्या कहा जाता है। तो वो निम्न सदन कहा जाता है। ठीक है, 3 सदनों से मिलकर बना है और वो लोकसभा को क्या कहा जाता है। तो वो निम्न सदन कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 143 में बताया गया कि राज्यसभा को किस नाम से जाना जाता है। तो उच्च सदन कहा जाता है। देखिए लोकसभा को जो कहा जाता है वो निम्न सदन कहा जाता है, और राज्यसभा को कहा जाता है वो उच्च सदन कहा जाता है। ठीक है, और राज्यसभा का जो चुनाव होता है वो लोकसभा के कैंडिडेट द्वारा ही होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 144 में बताया गया है कि संसद का प्रमुख कार्य क्या होता है। तो कानून बनाना। देखिए संसद का जो मेन मकसद होता है वो कानून बनाना होता है, मतलब किस कानून पे अच्छे ढंग से कार्य हो सकता है। ठीक है, तो कानून बनाना संसद का मुख्य कारण है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 145 में बताया गया कि लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्षों तक होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 146 में बताया गया कि राज्यसभा को कितने सदस्य हर 2 वर्ष पर सेवा निवृत्त होते हैं।
तो वो जो होते हैं 1/3, ठीक है, 1/3 इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 147 में बताया गया कि संसद के विधेयक पारित करने के लिए किसका समर्थन आवश्यक होता है, तो वो दोनों सदनों का बहुमत, ठीक है। मतलब संसद अगर कोई भी कानून पारित करता है तो सबसे पहले दोनों सदन, उच्च सदन और निम्न सदन को वोटिंग कराया जाता है, तो जिसका बहुमत होगा वही कानून पारित होगा। अगर बहुत लोग ना का जवाब होगा तो कानून पारित नहीं होगा, हाँ का जवाब होगा ज़्यादा लोगों का तो कानून पारित होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 148 में बताया गया कि किस सदन को अस्थाई सदन भी कहा जाता है, तो राज्यसभा को कहा जाता है, ठीक है, राज्यसभा को अस्थाई सदन भी कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 149 में बताया गया कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों तक होता है, तो वो 6 वर्षों तक होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 150 में बताया गया कि संसद का सत्र बुलाने का अधिकार किसे है, संसद का सत्र बुलाने का अधिकार किसे है, तो राष्ट्रपति का उसको अधिकार है, ठीक है। मतलब संसद का जो मीटिंग होगा वो मीटिंग में संसदों को बुलाने का अधिकार किसे, तो वो राष्ट्रपति को फुल अधिकार है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 191 में बताया गया कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो वो लोकसभा का अध्यक्ष करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 192 में बताया गया कि धन विधेयक सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत किया जाता है। देखिए धन विधेयक जो होता है ना वो होता है पैसे से मामले में, ठीक है। पैसे से मामले कोई अगर कानून हो तो उसे धन विधेयक कहते हैं, ठीक है। तो वो सबसे पहले जो है लोकसभा में पारित, मतलब लोकसभा में लाया जाता है। लोकसभा अगर पारित कर देता है, ठीक है, तो उसको राज्यसभा में ले जाया जाता है, ठीक है। राज्यसभा पारित कर देता है तो वो कानून लागू हो जाता है, ठीक है। और धन विधेयक का एक नियम है, ठीक है, अगर कोई भी कानून अगर होता बनता है तो उसको टाइम भले ही लग जाए, लेकिन धन विधेयक का कोई भी कानून जो होता है वो 14 दिन के अंदर ही कानून लागू हो जाता है, ठीक है। अगर पैसे से मामले कोई भी कानून हो तो वो 14 दिन में लागू हो जाता है, ये नियम है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 153 में बताया गया कि संसद में एक विधेयक को कानून बनने के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक होती है, तो राष्ट्रपति की। यानी कि कोई भी संसद कानून बनाता है तो उसमें राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक होती है, यानी कि उसका मर्जी आवश्यक होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 154 में बताया गया कि भारत में संसद का प्रमुख कार्य कौन सा नहीं है, तो वो न्याय करना नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 155 में बताया गया कि किस सदन को अधिक शक्तिशाली माना जाता है, तो लोकसभा को माना जाता है, ठीक है। मतलब सदन निम्न जो होता है ना उसको अधिक शक्तिशाली माना जाता है, क्योंकि उसमें जो है ना कोई भी डिसीजन जो लेता है वो सदन वो लेता है सोच समझ के। वो डिसीजन लेने के बाद जाता है दूसरे सदन पर, मतलब उच्च सदन पर जाता है राज्यसभा में, ठीक है। तो लोकसभा में सबसे पहले आता है और शक्तिशाली इसे भी माना जाता है बहुत। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 156 में बताया गया कि लोकसभा के अध्यक्ष का चयन कौन करता है, तो वो लोकसभा सदस्य करता है, ठीक है। मतलब देखिए लोकसभा में जितने भी सदस्य हैं ना उसी में से एक आदमी को चयन करता है कि लोकसभा का अध्यक्ष बन जाए तुम, ठीक है। तो ऐसा होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 157 में बताया गया कि संसद का पहला सत्र क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है बजट सत्र, ठीक है। बजट सत्र संसद का पहला सत्र कहा जाता है बजट सत्र। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 158 में बताया गया कि संसद की शक्ति का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, तो वो है कानून का निर्माण, ठीक है। कानून का निर्माण, अगर कोई भी कानून अच्छे तरीके से बनाता है तो संसद की शक्ति का अच्छा उदाहरण है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 159 में बताया गया कि विधायिका किस प्रकार की संस्था है, तो विधायिका जो किस प्रकार की संस्था है, तो कानून बनाने वाली, ठीक है। विधायिका जो किस प्रकार की संस्था है, तो वो कानून बनाने वाली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 160 में बताया गया कि संसद का सबसे प्रभावशाली नियंत्रण उपकरण क्या है, तो वो अविश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 161 में बताया गया कि भारत में पंचायती राज्य प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी, यानी कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शुरुआत कब हुआ था, तो वो था 1959 को, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 162 में बताया गया कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा मिला था, यानी कि संविधान संशोधन कब हुआ था जो संविधान में पंचायती राज व्यवस्था को ऐड किया गया, तो वो 73वां संविधान संशोधन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 163 में बताया गया है कि शहरी स्थानीय शासन से संबंधित
संशोधन कौन सा है? तो वो है 74वां। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 164 में बताया गया कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा कब मिला? तो 1992 को मिला था। ठीक है, मतलब पंचायतों को संवैधानिक दर्जा कब मिला था कि पंचायती राज व्यवस्था बहुत ही अच्छा तरीका है और ये इसे भी चलना चाहिए, तो ये मिला था 1992 को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 165 में बताया गया कि ग्राम सभा किस स्तर की संस्था है? तो वो है ग्राम स्तर की। ठीक है, मतलब ग्राम सभा किस स्तर की संस्था है? तो वो ग्राम में ही होगा। ठीक है, ग्राम स्तर की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 166 में बताया गया कि ग्राम सभा का सदस्यता किसे मिलती है? तो ग्राम सभा का सदस्यता मिलती है 18 वर्ष के ऊपर के सभी मतदाताओं को। ठीक है, मतलब 18 वर्ष के जितने भी वोटधारी हैं, वोट मताधिकार हैं, वो उसको ग्राम सभा में प्रवेश होने की पूरी अनुमति है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 167 में बताया गया कि त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली के अंतर्गत सबसे निचला स्तर कौन सा है? तो वो ग्राम पंचायत है। ठीक है, ग्राम पंचायत। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 168 में बताया गया कि नगर निगम किस प्रकार का संस्था है? तो नगर निगम किस प्रकार की संस्था है? तो वो शहरी स्थानीय निकाय के लिए। ठीक है, मतलब नगर निगम जो है वो शहरी के लिए है और जो पंचायती राज्य व्यवस्था है वो स्थानीय ग्रामीण लोगों के लिए है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 169 में बताया कि पंचायत समिति किस स्तर की संस्था है? तो पंचायत समिति किस स्तर की संस्था है? तो ब्लॉक मंडल स्तर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 170 में बताया गया कि राज्य वित्त आयोग का कार्य कौन करता है? कार्य क्या है? तो राज्य वित्त आयोग का कार्य क्या है? तो वो पंचायतों को वित्तीय सहायता तय करना। ठीक है, मतलब पंचायतों को वित्तीय सहायता तय करना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 171 में बताया गया है कि पंचायती राज्य प्रणाली के प्रमुख कार्यकारी अधिकारों कौन करता है? तो देखिए, पंचायती राज्य प्रणाली में प्रमुख कार्यकारी अधिकारी कौन करता है? तो वो करता है सरपंच करता है। ठीक है, पंचायती राज्य प्रणाली में प्रमुख कार्यकारी अधिकारी कौन करता है? तो वो सरपंच करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 172 में बताया गया कि नगर पंचायत की स्थापना कहाँ की जाती है? तो नगर पंचायत की स्थापना कहाँ की जाती है? तो छोटे शहरों में। ठीक है, छोटे शहरों में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 173 बताया गया कि 74वें संविधान संशोधन के अनुसार नगर पालिका कितने वर्षों के लिए चुना जाता है? तो कितने वर्षों के लिए चुना जाता है? तो वो 5 वर्षों के लिए चुना जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 174 में बताया गया कि जिला परिषद का अध्यक्ष कौन करता है? तो वो निर्वाचित सदस्य करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 175 में बताया गया कि शहरी क्षेत्रों की सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई कौन सी होती है? तो वो नगर निगम होता है। ठीक है, मतलब शहरी क्षेत्रों में जो होता है वो नगर निगम और गांव में पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 176 में बताया गया कि स्थानीय स्वशासन का क्या अर्थ है? तो वो जो स्थानीय लोगों द्वारा अपने क्षेत्र का शासन करना। ठीक है, मतलब स्थानीय लोगों द्वारा अपने क्षेत्र में शासन करना। जैसे कि पंचायती राज व्यवस्था से वहाँ के पंचायत ही, मतलब गांव के लोग ही पंचायती मुखिया वगैरह, सरपंच वगैरह बनते हैं और अपने ही गांव में डेवलपमेंट वो करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 177 में बताया गया कि पंचायतों के चुनाव की देखरेख कौन करता है? तो वो करता है राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है, मतलब पंचायत चुनाव में देखरेख कौन करता है? तो राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 178 में बताया गया कि नगर निगम का प्रमुख अधिकारी कौन होता है? तो वो महापौर होता है, महापौर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 179 में बताया गया कि भारत में स्थानीय शासन का उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीण विकास। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 180 में बताया गया कि कौन सा निकाय शहरी विकास से संबंधित है? वो नगर पालिका। ठीक है ना, मतलब नगर पालिका शहरों में होता है और वहाँ पे डेवलपमेंट करता है, वहाँ पे अच्छे से कार्य करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 181 में बताया गया कि भारत की सर्वोच्च न्यायिका संस्था कौन सी है? तो वो है सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, भारत की सर्वोच्च न्यायिका संस्था है तो सर्वोच्च न्यायालय। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 182 में बताया गया कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? वो दिल्ली में स्थित है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 183 में बताया गया कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1950 में हुई थी। ठीक है, देखिए जो न्यायालय होता है वो कितने होते हैं? तो 3 होते हैं। ठीक है, एक डिस्ट्रिक्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट के बाद हाई होता है, वो हाई के बाद जो होता है वो होता है सर्वोच्च। ठीक है, मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, उसके बाद जो होता है वो हाई कोर्ट होता है और एक जो होता है वो सर्वोच्च, मतलब जो होता है वो सुप्रीम कोर्ट होता है। तो सबसे जो बड़ा है वो सुप्रीम कोर्ट, सेकेंड में हाई कोर्ट, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 184 में बताया गया कि भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो मुख्य न्यायाधीश आने की जो सुप्रीम कोर्ट में है, ठीक है, तो वो थे
एच जे कानिया, ठीक है, एच जे कानिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 185 में बताया गया कि भारतीय संविधान में न्यायपालिका किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है। तो वह अनुच्छेद है 32 से 147, ठीक है, 32 से 147। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 186 में बताया गया कि न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या होता है। कानूनों की व्याख्या करना, ठीक है, कानूनों की व्याख्या करना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 187 में बताया गया कि सर्वोच्च न्यायालय का प्रमुख कौन होता है। मतलब सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर प्रमुख कौन होता है। तो मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 188 में बताया गया है कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो वो जो करता है वो राष्ट्रपति करता है, ठीक है, राष्ट्रपति उनका नियुक्ति करता है, शपथ ग्रहण राष्ट्रपति कराता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 189 में बताया गया कि भारत के नागरिकों को मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है। तो वो न्यायपालिका करता है, न्यायपालिका करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 190 में बताया गया कि संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसका है। तो सर्वोच्च न्यायालय को है, ठीक है, मतलब व्याख्या करने, जैसे कि उसे कुछ बदलाव कर सके, कुछ चेंज कर सके, संशोधन करने का जो है उसी के पास अधिकार है, सर्वोच्च न्यायालय के पास, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 191 में बताया गया कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता क्यों आवश्यक है। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता क्यों आवश्यक है। तो वो निष्पक्ष न्याय के लिए, ठीक है, मतलब निष्पक्ष न्याय के लिए। तो न्यायपालिका जो होता है ना उसको स्वतंत्र पूरी तरीके से आवश्यक है, क्योंकि वो अच्छे तरीके से न्याय देने के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 192 में बताया गया कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति का आयु क्या है। वो 65 साल है, ठीक है, मतलब 65 साल में वो रिटायर हो सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 193 में बताया गया कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु क्या है। तो वो 62 साल है, ठीक है, मतलब देखिए उसका जो वायु है ना वो मतलब 62 साल तक ले ही वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कर सकते हैं, लेकिन अगर संसद चाहे तो उसे 3 साल और बढ़ा सकता है, ठीक है, 3 वर्ष और उसे बढ़ा सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 194 में बताया गया कि जनहित याचिका क्या है। तो जनहित याचिका क्या है। तो जनता के हित का याचिका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 195 में बताया गया कि भारत में उच्च न्यायालय की स्थापना किसके लिए की जाती है। तो भारत में उच्च न्यायालय की स्थापना किसके लिए की जाती है। तो प्रत्येक राज्य या राज्यों की समूह के लिए, ठीक है, प्रत्येक राज्य या राज्य के समूह के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 196 में बताया गया कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय किस पर लागू होता है। तो वो होता है पूरे भारत पर, ठीक है, मतलब सर्वोच्च न्यायालय जो है ना वो पूरे भारत पर नियम लागू कर सकते हैं। अगर सर्वोच्च न्यायालय कोई कानून बनाता है तो पूरे भारत के लिए बनाता है। जैसे कि अगर कोई भी आप गुनाह करते हैं तो अगर सर्वोच्च न्यायालय जाएगा, जैसे कि हर स्टेट का सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 197 में बताया गया कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय किस प्रकार का न्यायालय है। तो वो उपयुक्त सभी, जैसे कि अपीलीय, परामर्शी, मौलिक अधिकार रक्षक, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 198 में बताया गया कि यदि किसी व्यक्ति को न्याय नहीं मिलता है तो वह कहाँ अपील कर सकता है। तो वो न्यायालय में अपील कर सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 199 में बताया गया है कि न्यायपालिका को संविधान में किस रूप में वर्णित किया गया है। तो वो स्वतंत्र अंग, ठीक है, स्वतंत्र अंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बताया गया है कि न्यायपालिका के निर्णयों की समीक्षा की शक्ति को क्या कहते हैं। तो वो न्यायिक समीक्षा कहते हैं, न्यायिक समीक्षा। तो यहाँ से जो टोटल क्वेश्चन आपका 200 क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस का कंप्लीट होता है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतने। हमारे चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और एक पार्ट अभी बाकी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वो वीडियो मैं डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।